कोरोना पर पीएम मोदी का मंथन। पीएम ने लगातार बढ़ते संक्रमण को बताया चिंता का विषय। शाह बोले तत्काल उपाय जरूरी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेखनी की बैठक। पशुपालन की नई योजना पर किया मंथन। बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड के लिए आज बड़ा दिन। गोड्डा से आई नई हमसफर एक्सप्रेस का उद्घाटन। रेल मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर करेंगे उद्घाटन। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार को घेरा। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत बिहार में स्थिति को फिलहाल नियंत्रण में किया है। बिहार की तस्वीर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में कोरोना के जहां 5.2 लाख एक्टिव केस है, तो वहीं बिहार में आज भी एक्टिव केस करीब 6000 ही हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केस के मामले में जहां पहले स्थान पर है, तो वहीं बिहार का स्थान 15वां है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि स्थिति को भयावह होने से रोका जा सके। प्रदेश में लगातार जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, उससे बिहार सरकार भी चिंतित नजर आ रही है, जिसको लेकर बीते दिन प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से कोरोना का कहर बरप रहा है, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि बिहार महाराष्ट्र और बाकी राज्यों की अपेक्षा पीछे है। बिहार का 15वां स्थान है। अभी भी ये कहा जा रहा है लगातार बढ़ते मामलों के बीच भी। देखिए, बिहार के जो कोरोना के मामले हैं या फिर कोरोना का रिकवरी रेट है, वो वास्तव में पूरे देश की औसत से कम है। लेकिन सवाल ये औसत से कम और ज्यादा का नहीं होता, क्योंकि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है, यानी ये संक्रमण से फैलता है, एक दूसरे के टच में आने से स्प्रेड होता है। तो ऐसे में इसकी दर कब बढ़ जाए और किस रफ्तार से बढ़े, ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है और तमाम प्रिकॉशंस लिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन नीतीश कुमार का जो कहना था, वो नीतीश कुमार ने राज्य सरकार जो कह रही है, उसका ये मतलब है कि कोरोना पर बेहतर नियंत्रण बिहार सरकार ने किया है, चाहे वो फेज 1 रहा हो या फिर फेज 2 रहा हो। जब पहली बार भी पिछले साल जब कोरोना का पहला फेज आया था, उस वक्त भी बिहार में अपेक्षाकृत मामले भी कम थे और रिकवरी रेट भी ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं यही औसत इस बार भी दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि किस तरह से जितने भी मामले आ रहे हैं या जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगभग 4 गुना से ज्यादा मल्टीपल हो रहे हैं। ऐसे में सतर्कता भी जरूरी है और तमाम जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं वो जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। हालांकि बिहार 15वें 16वें स्थान पर है, जरूर है, लेकिन बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है और बिहार में डेंस पॉपुलेशन है, यानी बिहार में जो जनसंख्या का घनत्व है वो बंगाल के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर कोरोना की तेजी से फैलता है या कोई इससे ज्यादा लहर ज्यादा जोर से आती है, तो ऐसे में बिहार ज्यादा तेजी से प्रभावित हो सकता है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने तमाम जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं या जो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो तेजी से उठाए हैं। बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो बिहार में राज्य सरकार ने टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने भी स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिया है कि कम से कम 1 लाख टेस्टिंग की जाए रोज। हालांकि 70-80 हजार टेस्ट बिहार अभी कर रहा है। और उसमें नीतीश कुमार ने एक और बहुत अहम आदेश जारी किया है कि ज्यादा से ज्यादा जांच RT-PCR हो, यानी सैंपल की जांच ज्यादा हो। जो एंटीजन किट से जांच की जाती है वो भी की जाए जरूरत पड़ने पर, लेकिन कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा जांच RT-PCR हो। उसके अलावा जो गाइडलाइंस है, कल मुख्यमंत्री ने पत्र भी जारी किया था, बिहार वासियों के नाम खुला पत्र जारी किया था। और उसमें उन्होंने तमाम चीजों की अपील की थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कितना खतरा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है, तैयार है इन चीजों से निपटने की। जी,
जी शशांक जी, बीते वर्ष भी जब कोरोना का पहली लहर आई थी तब भी यही समय चल रहा था और तब भी शुरुआत में कम केसेस आए थे, जिसके बाद लगातार केसों में बढ़ोतरी होती गई और एक समय ऐसा आया था कि जब पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था। तो अभी फिर से जब ये दूसरा कहर आया है तो ऐसा लगातार मामलों का बढ़ना क्या प्रतीत होता है कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी? क्योंकि कई राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, शनिवार रविवार का लॉकडाउन लगा दिया गया है। देखिए, हम लोग तेजी से जिस तरह से मामला बढ़, जैसे देखिए पिछले साल अगर मार्च की इसी समय अप्रैल की बात की जाए तो जो केसेस थे इस बार अभी वो केसेस ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास 1 साल का अनुभव है, पूरे देश के पास 1 साल का अनुभव है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, कोरोना क्या चीज है, यानी इसके खतरात कितने हैं, किस तरह के खतरनाक है और लोगों को किस तरह प्रभावित कर सकता है। और जब पहली लहर जब आई थी तो सरकार भी अनभिज्ञ थी, लोग भी अनभिज्ञ थे और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक डॉक्टर भी अनभिज्ञ थे। वैसे में लॉकडाउन लगाना यानी खुद को सुरक्षित कर लेना, खुद को समेट लेना, ये सबसे बढ़िया तरीका था और सबसे जरूरी तरीका था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया था, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह के प्रयोग किए जा रहे थे। लेकिन अब पूरी दुनिया के पास भी तमाम एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कोरोना क्या होता है, किस तरह में नुकसान कर सकता है और कितने भयावह है। इसको देखते हुए सरकारों के पास जो अनुभव है उसका फायदा इस दूसरे स्ट्रेन में जरूर आएगा। और दूसरी बात है, सरकार के पास उस वक्त जो ढांचागत विकास नहीं था, यानी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आईसीयू की कमी थी, पीपी किट नहीं बन रहे थे, दवा क्या इसकी होगी या इसका कौन सी वैक्सीन क्या होगी, ये लोगों के पास नहीं थी, सरकार के पास नहीं थी। तो वो अब आपके पास उपलब्ध है। तो अब सरकार ने कोशिश कर सरकार की यही रहेगी कि अब ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, नहीं कड़ाई तो होगी लेकिन ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, यानी कंप्लीट लॉकडाउन की सिचुएशन सरकार अवॉइड करेगी। इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि लोग सेल्फ रिस्ट्रिक्शन में रहे। जो कोरोना की गाइडलाइन है, जैसे मास्क पहनना, जो लोग शायद अवॉइड कर रहे हैं उसको इनकरेज कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो फाइन की भी कुछ राज्यों ने व्यवस्था की है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील की जा रही है, हालांकि अभी फॉलो नहीं हो रहा है। जहां कोरोना के ज्यादा मामले हैं वहां नाइट कर्फ्यू लगाई गई है, लेकिन बिहार में अभी उस हिसाब से देखा जाए तो अभी काफी कम है और पिछली बार भी बिहार में केसेस अपेक्षाकृत अन्य बड़े राज्यों के कम थे। तो ऐसे में बिहार सरकार की भी कोशिश है कि तमाम अपील की जाए। मुख्यमंत्री ने खुला पत्र लिखा है राज्यवासियों के नाम, उन्होंने अपील की है। उसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक करके तमाम गाइडलाइंस दिए हैं, टेस्टिंग ज्यादा की जाए, वैक्सीनेशन ज्यादा किया जाए, उसके अलावा सोशल अवेयरनेस ज्यादा फैलाया जाए। इन तमाम चीजों की जरूरत है। रही बात लॉकडाउन की ओर, तो देखिए अभी वो परिस्थितियां बिहार में नहीं बनी है, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सचिव से भी बात हुई थी और मुख्यमंत्री ने भी यही कहा था कि वो लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस नहीं है, लेकिन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद को रिस्ट्रिक्शंस में रखें और इससे कोई मामला और न बिगड़े जिसमें सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़े। तो कहीं ना कहीं हालात जरूर बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, देखिए कोरोना एक ऐसी चीज है जिसको आंकड़ों में बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए, उसका मल्टीपल किस तरह होता है और उसका असर कितना है। पहले स्ट्रेन से खतरनाक दूसरा स्ट्रेन है जो अभी कोरोना के मामले चल रहे हैं, वो एक नए तरह का वायरस का नया स्ट्रेन है और ये स्ट्रेन पहले के अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वायरस की प्रकृति होती है कि वो अपने आप को उसका अपना शेप बदलता है, स्ट्रेन बदलता है और समय के साथ वो घातक भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक जरूरी विषय है, क्योंकि खतरा टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। गोड्डा में रेल परिचालन को लेकर सूबे की सियासत तेज हो गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और पड़ोयाहाट विधायक के बीच हाथापाई की खबरें सामने हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेता आपस में भिड़ गए, साथ ही उनके कार्यकर्ता के बीच में तू मैं भी हुई। बता दें कि निशिकांत दुबे और इरफान अंसारी के बीच में इस मुद्दे को लेकर ट्विटर वार भी चल रहा है। आज जब ट्रेन शुभारंभ के मौके पर सभी जुटे तो सांसद और विधायक आपस में उलझ गए। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने रेल परिचालन और सियासी उठापटक पर अपनी राय रखी। परियोजना का श्रेय आनन फानन में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लेने का काम किया, हमें लगता है कि उनसे उनकी नीयत पे खोट है, क्योंकि रेल परियोजना में अंशदान राज्य सरकार का भी है और राज्य सरकार ने भी इसमें अपना अंशदान दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को, वहां के लोकल विधायक को भी, कांग्रेस के विधायक को भी उस परियोजना का उद्घाटन में नहीं बुलाना, हमें लगता है कि पैसा का अंशदान राज्य सरकार का, लेकिन इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी खुद अपने ऊपर
लेने को आमादा है। और एक बात यह भी है कि जिस रेल की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हम सफर ट्रेन का, वो एसी क्लास का बोगी है। उसमें कम से कम वस्तु स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह लगाना चाहिए या रेल के अधिकारियों को यह लगाना चाहिए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश जी, जिस तरीके से ये वार चल रहा है रेल परियोजना को लेकर, अक्सर देखा जा रहा है कि ट्विटर पर भी ये वार शुरू हो जाता है जब भी असल में किसी के बीच झड़प होती है। देखिए आस्था, जिस तरह से लगभग 72 वर्षों के बाद जिस तरह से गोड्डा में रेल तोहफा की सौगात जो है केंद्र सरकार ने दी है, इसको लेकर जहां एक और देखा जा रहा है कि राज्यवासियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जनप्रतिनिधि है आपस में इसका श्रेय लेने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये राजनीति की सियासत में इस तरह के देखने को ये नया बात नहीं है। इस तरह की बातें हमेशा चलती आती रहती हैं और आरोप प्रत्यारोप और श्रेय लेने का होड़ जो है राजनेताओं में लगी रहती है। लेकिन कल की घटना के बाद एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से ये रेल परियोजना की शुरुआत जो हुई है गोड्डा में, ये राज्यवासियों के लिए जरूर अच्छी सेवा है, लेकिन जिस तरह से इसकी मांग जो है वहाँ के जनता जो है लंबे समय से कर रही थी और इस मांग को लेकर जो है वहाँ के सांसद रहे, गोड्डा के सांसद रहे ऋषिकांत दुबे, जो गोड्डा से 3 बार सांसद रहे हुए हैं। वर्ष 2011-12 के आसपास उन्होंने संसद में इस बात को उठाई थी और इसकी मांग की थी कि गोड्डा में रेल सेवा बहाल की जाए और रेलवे की रेल परियोजनाओं की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार कोई फंड दे। हालांकि इस 2011-12 और 2021 का लंबा समय रहा है, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी यह रही कि 72 सालों बाद आखिरकार रेल परियोजना की शुरुआत हो गई। लेकिन जिस तरह से राजनेताओं में आपस में भिड़ंत हो गया, तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए इसमें जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो पिछले 1 माह से चल रहा है। जब इस रेल परियोजना की शुरुआत की सेवा की बहाल करने की बात आई थी, इसका उद्घाटन करने का बात आया था, तो राज्य सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को या राज्य सरकार के मुखिया को इसकी उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया था, ना उन्हें निमंत्रण दिया गया था। इसको लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन कल जो घटना आई है बेहद ही अमर्यादित घटना है। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह की बातें जो है खुलेआम मंच पर इस तरह नहीं करना चाहिए या खुले सार्वजनिक जगहों पे इस तरह की नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ दी जाए तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसको तोहफा दिया है, तो एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि यह जो परियोजना है लगभग 550 करोड़ की परियोजना थी, जो 2011-12 में ऋषिकांत दुबे के द्वारा संसद में उठाई गई थी और 2017-18 के आसपास जो है इसका टेंडर हुआ था और लगभग 3 वर्षों में यह परियोजना जो रेल सेवा है यह बहाल हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इसका श्रेय लेने के लिए अपना आपाधापी कर रहे हैं, आपस में हाथाभाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए राज्य की जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जो है यह संदेश नहीं जा रहा है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी भी तरह का श्रेय लेना। लेकिन राजनीति में देखिए कि राजनीति में उठापटक का दौर चल रहा है। मधुपुर उपचुनाव होने वाले हैं और मधुपुर उपचुनाव से ठीक पहले इस तरह की रेल सेवा को बहाल करना, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है इसका श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसका श्रेय लेना चाहती है और इसी श्रेय को कहीं ना कहीं दरकिनार कर जो है कांग्रेस के जो विधायक थे प्रदीप यादव, जो पोरैया हाट से विधायक है, उन्होंने भी इस पे व्यवधान खड़ा किया और यह आरोप लगाया कि जिस परियोजना का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऋषिकांत दुबे लेना चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है, उस रेल सेवा में 50% की राशि जो है वो राज्य सरकार ने दी है। तो ऐसे में अकेले इस परियोजना की, इस सेवा की जो श्रेय लेना भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं गलत है। और इसी बात को लेकर कल जो है तो तुमय हुई थी दोनों सांसद और विधायकों के बीच में। हालांकि समर्थकों की भारी संख्या थी जिसके बीच में भी इस तरह की घटना सामने आई है। हालांकि इस घटना की चारों तरफ से जो है आलोचना हो रही है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो घटनाएं सामने आ गई है उसके बाद फिर से एक बार राज्य की सियासत जो है गर्म हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक और भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की परियोजना है, केंद्र सरकार ने इस पर अपनी
जो राशि है, और केंद्र सरकार की नहीं, निशिकांत सांसद जो है निशिकांत दुबे की यह महत्वाकांक्षी योजना थी और लंबे समय से ये मांग कर रहे थे। वहीं जो है सत्ता पक्ष जो झारखंड में है, महागठबंधन के सत्ता पक्ष, वो उनके लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें राज्य सरकार का भी अंशदान है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो श्रेय ले रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। जी आस्था जी कामेश जी, कहीं ना कहीं ये लगता है कि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो जनप्रतिनिधि है, वो वाहवाही लूटने के लिए बस ये चाहते हैं कि उनका नाम इस परियोजना में आगे आए कि उनकी ये योजना रही है। बिल्कुल आस्था, देखिए नाम आगे करने का श्रेय जो है लंबे समय से भारत की सियासत में होते रहा है और इस तरह की सियासत जो है लंबे समय से देखने को मिलती है। लेकिन जो कल की घटनाएं हैं वो बिल्कुल ही अमर्यादित घटना है और इस तरह की घटनाएं जो है सार्वजनिक मंचों पे नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से 3 बार सांसद रहे हैं निशिकांत दुबे, तो अपने संसदीय क्षेत्र में निशिकांत दुबे ने कई विकास योजनाओं पर काम किया है, कई विकास योजनाएं लेकर आई है, चाहे एम्स की बात की जाए या ये रेल सेवा की। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर जो भी योजनाएं आती है उस योजनाओं का लाभ, उन योजनाओं का सीधा लाभ जो है आम जनता को ही होना है, आम जनता को ही होता है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं कहीं ना कहीं इसका श्रेय लेने के लिए कि जनता के बीच में उनकी जो छवि हो वो कहीं धूमिल ना हो जाए, इसलिए उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे श्रेय लेने की होड़ में कहीं ना कहीं वो कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसका खामियाजा उनको लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। ऐसे में यह देखा जा सकता है कि जिस तरह से गोड्डा में जिस तरह से इस तरह की घटना सामने आई है, तो ऐसे में एक और जो है जहां राज्य सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या महागठबंधन सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो यह आरोप, हालांकि ये बातें स्पष्ट कर रहे हैं कि इस परियोजना में राज्य सरकार ने अपना अंशदान दिया है। लेकिन अंशदान की बात छोड़ दी जाए आस्था, तो कहीं ना कहीं देखिए इस योजना का लाभ जो है आम जनता को होने वाला है। चाहे आपने कितना भी अंशदान दिया हो, लेकिन आपने इसलिए अंशदान दिया है कि राज्य की जनता को बेहतर सुविधा मिल सके, रेल सेवा बहाल हो सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय रेल मंत्री ने कल इस परियोजना रेल सेवा को बहाल कर दिया है, तो सीधा लाभ जो है जनता को होना चाहिए। इसमें श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो श्रेय लेने का होड़ जो है जनप्रतिनिधियों में दिखा और उनके जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई और सीधे जनप्रतिनिधि आपस में हाथापाई करते दिखे। तो कहीं ना कहीं यह अमर्यादित तरीका है श्रेय लेने का। श्रेय लेने के और भी कई तरीके हैं और उन तरीकों से भी ये सांसद और विधायक अपना श्रेय ले सकते थे, लेकिन खुलेआम सार्वजनिक मंचों पे एक अच्छा मैसेज देते, एक दोनों सांसद और विधायक एक मन से इस तरह की बातें, जनता को एक तोहफा देने की बात करते, जनता के लिए अच्छी शुरुआत की बात करते, तो एक अच्छा संदेश जो है राज्य की जनता के बीच जाता। लेकिन दोनों सांसद और विधायक जिस तरह से आपस में उलझ गए, तो इस तरह के जो अमर्यादित जो कार्य वहाँ पर देखने को मिला, जो स्थितियाँ देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं राज्य के जनता के बीच इन दोनों नेताओं की छवि को उजागर करता है कि दोनों सांसद और विधायक जिस छवि को वहाँ पे उजागर किए, तो ऐसे में जनता जो है इनके कार्यों को जरूर तुलना करेगी कि कौन से सांसद और विधायक जो हैं यहाँ पे विकास की कौन सी योजनाओं का काम किए। हालांकि वहाँ की अगर जनता की बात की जाए आस्था, तो जनता यह जरूर कह रही है कि यह जो रेल परियोजना है, रेल सेवा जो बहाल हुई है लगभग 72 वर्षों के बाद जो है गोड्डा को एक रेल सेवा बहाल करने की रेल परियोजना की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है जनता इस बात को जान रही है कि यह सांसद निशिकांत दुबे हैं, निशिकांत दुबे के प्रयासों से ही इस बात की सफलता मिली है कि गोड्डा में लंबे समय के बाद जो है रेल सेवा बहाल हुई है। तो जनता इस बात को जान रही है। हालांकि जनप्रतिनिधि जरूर जो है इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये कर दूं कि एक चीज़ और आस्था है कि यह रेल परियोजना जो रेल सेवा की शुरुआत की गई है, यह पहली ट्रेन गोड्डा से खुली है जिसका नाम हमसफर एक्सप्रेस है और ये लगभग 21 बोगियों की एसी बोगी है। लेकिन इन नेताओं को ये प्रयास करना चाहिए अब कि जिस तरह से रेल सेवा बहाल हुई है, तो जो लोकल ट्रेनें होती हैं, जो लोकल ट्रेनें एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती हैं, वैसी ट्रेनों की बहाल करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी भी योजना की किसी भी सेवा का श्रेय लेने का प्रयास अपने आप में करना चाहिए। जी आस्था जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं वाहवाही लूटने की वजह से लोगों में एक संदेश गलत गया है, जनता के बीच एक गलत संदेश गया है, लेकिन फिर भी जनता को ये जो रेल परियोजना लागू हुई है इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बजट सत्र के बाद पहली बार अपने विभाग की समीक्षा की है। साथ ही कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में लाई जा रही नई योजना पर मंथन के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि पीएल बैलेंस जून तक खत्म करने के साथ साथ सभी योजनाओं को मई तक निकालने का आदेश बैठक में दिया गया है। ट्रेड्स के कंसर्न को मई एंड तक, अप्रैल एंड तक 20%, मई में 40%, जून में 40% करके सारे बैलेंस को जीरो करने का निर्देश इस मीटिंग में लिया गया और सचिव महोदय के द्वारा सभी डायरेक्टर्स को दिया गया। जो चुनौतियां हैं, जो भी दिक्कतें आएंगी उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट प्लानिंग है वो इस बात का है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं होने को शर्मनाक बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के सोन और रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ऑनलाइन उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रिम्स निदेशक को आदेश दिए कि वो आज ही राज्य सरकार को सीटी स्कैन मशीन की खरीदारी के लिए लिखित आग्रह करे, जिसके बाद 9 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। और उसके शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त की है और राज्य सरकार को कहा है कि इस मामले में गंभीरता से ले, चूँकि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में अगर सीटी स्कैन और अन्य जो पैथोलॉजी की मशीनें हैं अगर उपलब्ध नहीं हैं तो ये बड़े ही शर्म की बात है। और इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव एवं रिम्स के निदेशक को उपस्थित रहने को कहा था, जिसमें आज उनकी उपस्थिति दर्ज हुई और कड़ी फटकार लगाते हुए माननीय खंडपीठ ने उन्हें त्वरित कार्रवाई करने और कल फिर इस मामले की सुनवाई के दौरान विस्तृत रूप से इसमें रिपोर्ट लाने को कहा है। संक्रमण से स्वयं के साथ ही दुकान में कार्यरत कर्मचारियों और ग्राहकों के बचाव के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से शहीद चौक से जे रोड तक नो मास्क नो एंट्री का अभियान चलाया गया। इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन, छावड़ा महासचिव राहुल मारू समेत कई कार्यकारिणी सदस्यों ने दुकानों में जाकर वहां नो मास्क नो एंट्री का स्टिकर लगाया। निश्चित करना चाहिए, जैसे मास्क है, सैनिटाइजेशन है, 2 गज की दूरी है, थर्मल स्कैनिंग है। तो हम हमेशा अपील कर रहे हैं हमारे सम्मानित सदस्यगणों से कि खुद के बचाव, अपने कर्मचारियों के बचाव और आपके जो भी आगंतुक ग्राहक हैं उनके सभी के बचाव के लिए हम इन चीज़ों का पालन करें। उसी के तहत हम लोगों ने एक नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर बनवाया है और हम अपने सभी सम्मानित सदस्यगणों के प्रतिष्ठानों पे उसको लगा रहे हैं ताकि वो उसको देख करके और आने वाले लोग भी उसको देख करके कि भाई बिना मास्क के यहाँ पे एंट्री नहीं है। और हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप व्यापार संचालित करें मास्क लगा करके, और जो आपके पास आ रहे हैं उनसे भी आप अपील करें कि मास्क लगा के रखें, और मास्क नहीं है तो आप उनसे व्यापार न करें, उन्हें सामान न दें। राजपूत गढ़नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पटना पहुंचे, तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मकराना ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भले ही बिहार सरकार के लिए यह घटना छोटी लग रही हो, लेकिन ये नरसंहार है। जो नरसंहार हुआ है पूरा देश देख रहा है कि वहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार हो गया, एक पीढ़ी को खत्म कर दिया गया, एक फौजी के परिवार को फौजी समेत मार दिया गया, बंदूकों से गोलियों से छलनी करने के बाद बकायदा कटार से उनके पेट काट दिए गए। इतना बड़ा निर्दयी कांड तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तानी भी नहीं करते हमारे फौजियों के साथ, जो हमारे देश में हमारे यहाँ पे उसके घरों में हो रहा है, और कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ के महामूर्ख नेता और इतने गड़बड़ झाला नेता जो यहाँ बैठे हैं और उनको एक बहुत छोटा सा कांड लगता है, उन सबको ये उनके आँख कान सब खोलने आए हैं कि हम लोग
हमारे फौजियों के साथ अगर गलत होगा तो क्षत्रिय समाज क्या करेगा, करणी सेना क्या करेगी? महिला विकास मंच की ओर से करबला चौक स्थित गुलशन मैरिज हॉल में शपथ ग्रहण सह सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन कोविड गाइडलाइन के कारण कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा, जिससे आयोजकों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।